नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास साप्ताहिक कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। हर सप्ताह हम इस कार्यक्रम में अलग अलग रोगों पर और उनके बचाव एवं लक्षण पर चर्चा करते हैं। आज हम एक बहुत ही कॉमन बीमारी एलर्जी पर चर्चा करने जा रहे हैं और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर लोकेश मान, जो कि अस्थमा, एलर्जी एवं श्वास रोग विशेषज्ञ हैं महात्मा गांधी अस्पताल से। डॉक्टर साहब नमस्कार। यस, नमस्कार। जी हाँ, एलर्जी एक बहुत ही कॉमन बीमारी है जो कि उम्र के किसी भी पड़ाव में हो सकती है। तो आइए जानते हैं क्या है एग्जैक्टली एलर्जी। एलर्जी हम कॉमन भाषा में जो यूँ समझ सकते हैं कि किसी भी इंसान को एलर्जी हो सकती है, वो किसी भी रूप में। जैसे जनरल अपन पॉपुलेशन में देखते हैं कि किसी को किसी इंसान से एलर्जी है, लेकिन पर्टिकुलर उस इंसान से सबको एलर्जी नहीं होती। बिल्कुल एलर्जी भी इसी तरह से है कि किसी विशेष पदार्थ हमारे वातावरण में है, जैसे परागकण है फूलों के, धूल मिट्टी है, फसलों के कीटाणु हैं, या और कुछ जो भी चीज़ें हैं वो हमारे वातावरण में अवेलेबल रहती हैं, लेकिन हर चीज़ हर किसी को प्रभावित नहीं करती। एलर्जी के अंदर क्या होता है कि जैसे पोलन है, कोई भी चीज़ के लिए हमारा शरीर अति संवेदनशील हो जाता है। अति संवेदनशीलता का मतलब वो उस चीज को अपने अंदर सहन नहीं कर पाता है, उसके कारण उसके शरीर में कुछ रिएक्शंस होती हैं, उसी चीज को हम एलर्जी कहते हैं। कोई चीज हमें 20 साल तक कोई उसका असर नहीं हो रहा, उससे एलर्जी नहीं है, और 21वें साल में जाकर उससे एलर्जी होने लगती है, इसका क्या कारण हो सकता है? देखो, एलर्जी की प्रक्रिया होने में दो तरह की चीजें होती हैं। सबसे पहले होता है प्राइमरी एक्सपोजर। सबसे पहले किसी, जैसे बच्चा पैदा हुआ या बचपन है उसका, या फिर एडल्ट है, या फिर ओल्ड एज है, तो उसमें उसका सबसे पहले जो एक्सपोजर होता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी एक्सपोजर। उस कंडीशन में हमारे शरीर में उसके लिए एंटीबॉडीज बन जाती हैं, IgE जिसको हम बोलते हैं। वो कुछ ब्लड के अंदर कुछ विशेष सेल्स होती हैं, मास्ट सेल, उनके साथ रिएक्शन करके और उसके फिर प्रभाव हमारे शरीर में दिखने लगते हैं दोबारा जब उसका एक्सपोजर होता है। जैसे पहली बार किसी को मधुमक्खी ने काटा तो उसका प्रभाव उस वक्त नहीं आएगा, क्योंकि उसके लिए हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता नहीं है। लेकिन जब वो ही मधुमक्खी उसको दोबारा काटती है तो उसके शरीर में उससे ज्यादा प्रभाव, उसके लिए एलर्जी उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि वो पहले से ही एक्सपोज हो चुका है। डॉक्टर साहब, क्या कारण है कि यह बीमारी गांव से ज्यादा शहर में ज्यादा पाई जा रही है? आजकल सेव अर्थ और अदर, इसके लिए बहुत बड़ा विश्व में ग्लोबल वार्मिंग इनका चल रहा है। जी हाँ। पोल्यूशन इस दुनिया का अभी सबसे बड़ा खतरा है। शहर में आए दिन ट्रैफिक समस्या, पेट्रोल डीजल के वाहन, आपने देखा होगा ओड और इवन का फॉर्मूला फॉरेन से लाके दिल्ली के अंदर अप्लाई कर रहे हैं। वो सब पोल्यूशन को कम करके, एलर्जिक श्वास रोगों को कम करके, इनको कम करने का एक तरीका है। तो देखिए, गांव के अंदर मौसम और जो वातावरण है वो सब लोग जानते हैं कि शहर की तुलना में साफ सुथरा और स्वच्छ होता है। वो उसकी हवा में सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें नहीं होती। तो इस कारण से शहरों में, अर्बन एरिया में फैक्ट्रियां होती हैं, उनका धुआं आप देखते हैं कि बिना फिल्टर के ही वातावरण में छोड़ दिया जाता है। तो ये सब पोल्यूशन और ये सब चीज़ें हमारे शहर के वातावरण में ज़्यादा होती हैं, इसलिए एलर्जी है वो शहरों में ज़्यादा होती है। परंतु डॉक्टर साहब, गांव का जो बच्चा है वो मिट्टी में खेलता है, धूल में खेलता है, उसके बनिस्पत शहर का जो लड़का है उसे बहुत साफ सुथरा रखा जाता है, फिर भी क्या कारण है कि उसे एलर्जी हो जाती है और वो बच्चा तंदुरुस्त रहता है जो गाँव में पला बड़ा है? बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, जो हमारे बहुत से लोग इसके बारे में अनजान हैं। हम आजकल एक फॉरेन कल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे कि हम हमारे बच्चे को मिट्टी नहीं लगने देंगे, हम हमारे बच्चे को दूसरे गंदे बच्चों के साथ, दूसरे मोहल्ले के बच्चों के साथ नहीं खेलने देंगे। ये गलत है। एक हाइजीन हाइपोथेसिस होती है जिसको वैज्ञानिकों ने प्रूफ किया है कि अगर बच्चा जो वातावरण में सब चीज़ें अवेलेबल हैं उसके लिए पहले से ही एक्सपोज हो जाता है अपने बचपन में ही, तो उसके लिए उसके शरीर में अच्छी इम्यूनिटी पैदा होती है
उसको इन्फेक्शन, एलर्जिक और अदर जो बीमारियां होती हैं उनका प्रभाव कम डाल पाती हैं वो बीमारियां। जैसे अगर जो बच्चा है, आपने देखा होगा कि गरीब का बच्चा बिल्कुल मिट्टी में खेलता है, गंदे कपड़े पहनता है और उसका शरीर अच्छा स्ट्रांग होता है, इम्यूनिटी अच्छी स्ट्रांग होती है। और एक शहर में बच्चे होते हैं, डॉक्टर के पास लेके आते हैं, डॉक्टर साहब कुछ दवाइयाँ लिखिए कि जिससे ये मोटा हो जाए, बार बार इसको जुकाम लग जाती है, बार बार ये, तो ये एक हाइजीन हाइपोथेसिस है जिसके लिए हम बार बार यही कहते हैं कि बच्चे को एक्सपोजर मिट्टी में खेलने दे, खुले वातावरण में। मिट्टी का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल गंदा कीचड़ है, ये नहीं, लेकिन हमारे घर की साफ सुथरी मिट्टी है, घर के पेड़ पौधे हैं, खेत खलियान हैं, उनका एक्सपोजर होने दे, तो ये उनको रोगों को रोकने के लिए कारगर साबित होती है, अर्थात जिससे उसका रेजिस्टेंट पावर जो है बहुत वो अच्छा बढ़ जाए। बिल्कुल सर। जी हाँ डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, एलर्जी कई प्रकार से हो जाती है, किसी को महक से हो जाती है, किसी को पालतू पशुओं से हो जाती है, मेटल से हो जाती है, अन्न से हो जाती है, किसी भी तरीके से हो सकती है, परंतु इसका पता कैसे चले कि हमें एलर्जी हो गई है या इस पदार्थ से हमें एलर्जी है? देखिए, जैसा हमने पहले विस्तार से बात की कि एलर्जी किसी भी चीज से हो सकती है। जिस चीज से एलर्जी होती है हम उसको एलर्जन कहते हैं। हाँ। वो हमारे आसपास के घास, फूल पत्ती, पेड़ पौधे, फसलें, या हमारे घर में जहाँ का वातावरण ह्यूमिड होता है, जहाँ पर फंगस पैदा होने के चांस ज़्यादा होते हैं, जैसे किचन का या बेसमेंट का जो एरिया होता है वहाँ पर फफूंद बहुत ज़्यादा फैलती है, तो वो हो सकती है। हमारे आसपास अगर सफाई नहीं है तो कॉकरोच, मच्छर, मक्खी, मोथ, ततैया, ये सब हमारे घरों के आसपास जाले लग जाते हैं, ये सब एलर्जी के बहुत बड़ा कारण है। तो आजकल सफाई के ऊपर विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि आप घर को साफ रखिए, अपने आसपास चीज़ों को साफ रखिए, तो उससे हमारे आसपास के जो पोलन्स या एलर्जेंस होते हैं, जैसे फफूंद हुई या डस्ट हुई, कॉकरोच या अदर थिंग, तो उनको साफ रखना ही इसका एकमात्र जैसे बहुत ही अच्छा उपाय है कि आप इसको साफ रख के अपने एलर्जी को कम कर सकते हैं। जैसे कुछ ऑक्यूपेशनल एलर्जी होती है कि एक वर्कर ग्रुप है, वो सीमेंट फैक्ट्री में काम कर रहा है या किसी केमिकल फैक्ट्री में काम कर रहा है। अब वो पेशेंट या वो वर्कर हमारे पास आता है कि सर, मुझे जब काम पर जाता हूं तो मुझे श्वास में तकलीफ बढ़ जाती है या अगले दिन बुखार आ जाता है। तो ये सब चीज़ें एक ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर है। तो लेटेक्स, जैसे प्लास्टिक की चीज़ें बनाने की फैक्ट्रियाँ होती है, लेटेक्स बहुत बड़ा एक एलर्जन है, बहुत बड़ा एलर्जन है। जैसे डॉक्टर लोग या हेल्थ प्रोफेशनल, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ ग्लोव्स पहनते हैं, तो उनको कई बार ग्लोव्स के अंदर पाउडर होता है, उससे एलर्जी होती है, तो वो उस वजह से काम नहीं कर पाते। तो एलर्जी किसी भी, जैसे इंसेक्ट है, किसी को मधुमक्खी काटती है, तो हर किसी को उसके लिए डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन किसी को उससे इतनी भयंकर एलर्जी होती है कि वो उसका मृत्यु का कारण भी बन जाती है। हम आए दिन हमारे आसपास देखते हैं कि फलानी जगह मधुमक्खियों ने हमला किया, उसमें 10 मर गए, 5 मर गए, इतने घायल हो गए। तो वो सब एक तरह की एलर्जी होती है कि वो काटने से उसका, जो मैंने बताया कि ब्लड में आईजी का लेवल बढ़ जाता है, उसके कारण से श्वास रुक जाता है। हमारा जो बोलने का यंत्र, वोकल कॉर्ड होता है, उसमें स्वेलिंग आके वो बंद हो जाता है, श्वास का द्वार बंद हो जाता है, तो अचानक से उसकी मृत्यु हो जाती है, वो भी कुछ ही मिनटों में। डॉक्टर लोकेश मान से एलर्जी पर अभी हमें और भी बहुत सी जानकारियां लेनी है, लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी लोगों का पुनः स्वागत। डॉक्टर साहब, कितने प्रकार की होती है ये एलर्जी? देखो, एलर्जी हमारे किसी भी तंत्र के, शरीर के किसी भी तंत्र या किसी भी शरीर के अंग को प्रभावित कर सकती है। जैसे त्वचा, जिसमें एक्जिमा, जिसमें लाल चकत्ते हो जाते हैं या खुजली चलती है शरीर पर। उसके अलावा हमारे आंखों में हो सकती है, जिसे हम हमारी मेडिकल भाषा में कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। उसके अलावा ये एलर्जी हमारे नाक में हो सकती है, जैसे नाक से पानी आना, किसी मौसम विशेष में हम एक्सपोज होते हैं, या फसलें कटती हैं उस, या धूल, घर की सफाई करते हैं दीपावली के अवसर पर, तब क्या होता है कि उनको सिम्टम
होते हैं, जैसे नाक से पानी गिरना, नाक में छींके आना, खुजली चलना, नाक का बंद हो जाना, नाक का लाल हो जाना, ये सब। उसके साथ साथ कुछ पेशेंट्स में गले में खराश या बार बार गले को साफ करने की आदत होना, तो ये सब अपर एयरवे, जैसे श्वास तंत्र का अपर पार्ट हो गया ये। और कुछ पेशेंट्स में लोअर एयरवे में ये डिजीज होती है, जैसे कि वो सिम्टम लेके आते हैं कि हमें श्वास में दिक्कत आती है, बीच बीच में जैसे श्वास में सीटी बजती है, जिसको हम मेडिकल भाषा में वीज कहते हैं। उसके अलावा वो खांसी के साथ, सूखी खांसी के साथ में प्रेजेंट हो सकता है, या उसके अलावा वो सिर्फ कफिंग करता है लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग। उस कंडीशन में उसको जैसे सफ़ेद बलगम आता है और खांसी रहती है। उसके साथ में अगर उन सिम्टम कंट्रोल नहीं करते हैं तो उसके साथ में उसको श्वास में दिक्कत आने लगती है, उसमें वीजिंग आने लगती है। वो आके यही बताते हैं कि हमें श्वास में सीटी की सी आवाज़ आती है, कुछ भी करते हैं तो कर नहीं पाते हैं, और एकदम से हम 10 कदम भी नहीं चल पाते हैं, तो वो उसका अटैक भी आ सकता है। डॉक्टर साहब, ये बात आपने सही बताई कि किसी भी चीज़ से एलर्जी हो सकती है, परंतु आदमी को पता कैसे चले, कई बार पता ही नहीं चल पाता उसे कि एलर्जी किससे है, तो ऐसे में वो क्या करे? देखिए, जब भी कोई पेशेंट या कोई व्यक्ति ये दिक्कत, एलर्जी की दिक्कत, या एलर्जी चलो उनको नहीं पता है, तो वो दिक्कत लेके हमारे पास आते हैं। सबसे पहले हम उनसे डिटेल में बात करते हैं उसके बारे में कि आपको क्या दिक्कत रहती है, कब से क्या दिक्कत है। अगर वो सिम्टम, जैसे एक पैटर्न मैंने आपको बताया कि जैसे नाक की एलर्जी है तो उसके ये सिम्टम होंगे कि नाक से पानी आ रहा है, उसको बार बार नाक से छींके आ रही हैं। पेशेंट बताते हैं कि हम जब घर में सफाई होती है दीपावली के अवसर पर, या जब मैं खेत में जाता हूं तो मुझे अचानक से छींकें आने लग जाती हैं, नाक से पानी आने लग जाता है, नाक बंद हो जाता है। बिस्तर में जाता हूं या पुराने कपड़े निकालते हैं सर्दियों के मौसम में, तो उनसे मुझे श्वास में दिक्कत हो। ये सब वो एक दिक्कत के साथ में वो एक इशारा भी देता है हमें कि हमें इस वजह से ये दिक्कत बढ़ जाती है। उससे वो एक कहानी बनाता है कि मुझे खेत में जाने से होती है, मुझे घर में झाड़ू लगाने से दिक्कत होती है, मुझे आटा छानने से दिक्कत होती है, मुझे गेहूं साफ करने में दिक्कत होती है, मुझे खट्टी चीजें खाने से श्वास में तकलीफ बढ़ जाती है, या एसी में जाने से दिक्कत बढ़ जाती है। ये सब हमें इशारा करती है। उसके बाद में हम जैसे उनके सिम्टम के आधार पर हम उसकी जांच करते हैं। जैसे रूटीन के लिए हम कि कहीं और बीमारी तो नहीं है उसको, स्मोकिंग हिस्ट्री ले ली। फैमिली के अंदर देखिए, घर के अंदर अगर माता पिता भाई बहन में जिसको एलर्जी है उसको 20 से 30% ज़्यादा एलर्जी होने की संभावना बनी रहती है। ये लगभग आनुवांशिक भी होती है, जिसे हम एटोपिक कहते हैं मेडिकल भाषा में। तो इस कंडीशन में फिर हम जैसे रूटीन टेस्ट होता है, जैसे ब्लड टेस्ट होता है जिसके अंदर हम CBC, ESR, TEC और टोटल IgE करवाते हैं। इसके अलावा जैसे हम एक्सरे से कहीं और बीमारी नहीं उसको एक्सक्लूड कर दिया। उसके बाद में हम एक श्वास की एक जांच होती है जिसको हम स्पायरोमेट्री कहते हैं, उसकी जांच करते हैं कंप्यूटर से। उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं कि इसके अंदर अगर इतना बदलाव आया मेडिसिन के बाद में तो ये अस्थमा हम उसको बना देते हैं। उसके अलावा एक, अब ये तो हुआ कॉमन कि हाँ ये इसकी श्वास की एलर्जी है। जैसे नाक में है तो नाक का एक्सरे करवा लिया। नाक की एक जांच और होती है जिसे हम कंप्यूटर से, या एक हमारे पास फ्लोमीटर होता है जिसमें नेजल ब्लॉकेज का पता लगाया जाता है कि वो सीजनल है या पूरे साल रहता है, ये पता लगा सकते हैं। उसके अलावा एक होता है स्किन प्रिक टेस्ट, एलर्जी टेस्ट। कुछ समय पूर्व आपने देखा होगा कुछ लैब्स आके शहर के अंदर धमाधड़ से एलर्जी टेस्ट किए जा रहे हैं। ब्लड लिया और उससे कर दिया। कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ नहीं पता किसी को। क्या वो मेडिसिन ले रहा है, कुछ भी नहीं पता। अगर देखो गांव के अंदर अगर ये सिम्टम लेके जाते हैं तो हर चीज के लिए वो स्टेरॉइड खिलाते हैं। डायरेक्ट मेडिकल स्टोर वाले स्टेरॉइड दे देते हैं। तो लेकिन वो उस बीमारी को दबा देता है लेकिन उसका इलाज नहीं कर पाता। उस कंडीशन में वो बीमारी लगातार बढ़ती जाती है। अब उसके लिए हम करते हैं एलर्जी का स्किन प्रिक टेस्ट। हमारे पास एक किट होता है एलर्जन का। जैसे मैंने आपसे पहले भी बताया कि जैसे पोलन्स होते हैं पेड़ पौधों के, फूलों के, घास पत्ती के, इनका सबके हमारे पास एक एक्सट्रैक्ट होता है
जो एलर्जी करते हैं, उससे हम हमारे शरीर के ऊपर, जैसे पेशेंट है पोलन से, तो उसके हाथ पर हम ड्रॉप डाल के उससे प्रिक करके और उससे एलर्जी का पता लगाते हैं। हो सकता है कुछ कई बार ऐसी चीज़ों से एलर्जी आ जाती है जैसे कि उसको एलर्जी का एक्सपोजर नहीं है, जैसे कि किसी पेशेंट को या किसी एलर्जी वाले व्यक्ति को पपीता से एलर्जी आ गई, पपीता के फूलों से एलर्जी आ गई, लेकिन उसके आसपास वो पपीता के पेड़ है ही नहीं, तो वो उसको कोरिलेट नहीं करती। उसमें पेशेंट को हमें टाइम देना पड़ता है कि भाई आप कौन से एरिया से बिलोंग करते हो, कहाँ के रहने वाले हो। कुछ विशेष प्रकार के लोग यूँ कहते हैं कि जैसे हम राजस्थान से बाहर जाते हैं तो हमें साउथ में जाते हैं, जैसे इस काम के लिए बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, तो उनको वहाँ पर एलर्जी बढ़ जाती है या घट जाती है। तो ये सब एक एक्सपोजर का इफेक्ट है। तो उसका हम पता सिर्फ और सिर्फ स्किन प्रिक टेस्ट होता है, उससे हम 100% पता लगा। डॉक्टर साहब, ब्रेक पर जाने से पहले हमने एलर्जी के कारण, उनके लक्षण और उनका डायग्नोसिस की बात की। अब बारी है इसके उपचार के बारे में बात करने की। क्या संभव है किसी व्यक्ति को अचानक किसी चीज़ से एलर्जी हो गई तो उसका उपचार संभव है? बिल्कुल, जैसा मैंने पहले कहा कि किसी भी चीज़ से किसी को एलर्जी है तो उससे बचाव, उससे दूर रहना सबसे बेहतरीन उपचार है। जैसे किसी को कैट डस्ट है, डॉग डस्ट है, उनसे एलर्जी है तो आप उन पालतू जानवरों को घर में ना पालें। तो एलर्जी अवॉइडेंस उसका सबसे बेहतर उपाय है। उसके अलावा हम मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं। जिस जगह की एलर्जी होती है, जैसे नाक की एलर्जी है तो हम उसके लिए प्रॉपर टेबलेट, उसके लिए नाक में डालने के लिए नेजल स्प्रे देते हैं। अगर श्वास रोग में एलर्जी है तो श्वास के लिए हम इनहेलर, जो न्यूअर टेक्निक है, उसका इस्तेमाल करते हैं पेशेंट की, जैसे कंप्यूटर से जांच करी, अगर उसके अंदर उसमें जिस तरह के सिम्टम, जितनी बीमारी है, उसके हिसाब से हम उसका ट्रीटमेंट को बैलेंस करते हैं, उसकी दवाइयों को बैलेंस करते हैं। तो वो उसको समय समय पर लेनी होती है। जब 2 से 3 महीने पर कंट्रोल रहती है एलर्जी, उसके बाद हम उसको रीअसेस करते हैं। उसके लिए रीअसेस करने के बाद में उसके ट्रीटमेंट को वापस से हम कम या ज़्यादा करते हैं। अगर सिम्टम उसके बिल्कुल कंट्रोल्ड हैं तो हम उसकी दवाइयों की डोज को 50% तक कम कर देते हैं। फिर वापस हम उसको 2 महीने 3 महीने बाद बुलाते हैं। तो ये एक लंबा प्रोसीजर है। तो लेकिन इस बीच जो बीमार होता है वो बोलता है कि सर 1 महीना दवाई हो गया लेते हुए, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, सर कब बंद होगी? जब तक आपको एलर्जन का एक्सपोजर होगा, आपको उन पोलन्स, फंगस या इंसेक्ट, कॉकरोच डस्ट, डस्ट माइट या अनाज की मिट्टी से एक्सपोजर जब तक रहेगा तब तक वो आपको एलर्जी की बीमारी रहती है। तो सबसे पहले बचाव, उसके बाद में हमारा मेडिकल ट्रीटमेंट। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि जिस चीज़ से एलर्जी है उसे अवॉइड करें, बट कई बार कुछ इस प्रकार की गंभीर एलर्जी हो जाती है, जैसे किसी को गेहूं से एलर्जी है तो वो उसे अवॉइड नहीं कर सकता। इस तरह की एलर्जी का उपचार कितने दिन में संभव है? देखिए, ये जो गेहूं की एलर्जी होती है इसको ग्लूटेन जो बचपन में ही हो जाती है, किसी को मिल्क, एग, इनसे। अब गेहूं की एलर्जी से है, किसी को ग्लूटेन से एलर्जी है, ग्लूटेन प्रोटीन से, तो उसके लिए मिक्स आटा आता है अलग से, जी हाँ, उसका हम इस्तेमाल करवाते हैं उसको, कि गेहूं का आटा वो इस्तेमाल ना करे। ये है। इनका उपचार कब तक संभव है, मतलब कितने दिन में इनका उपचार संभव है? सर, एलर्जी को कंट्रोल किया जा सकता है, एलर्जी को पूरी तरह से ख़त्म नहीं किया जा सकता। हमारे समाज में जैसे लोग बोलते हैं कि सर 6 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, कि दवाइयाँ कब तक लेनी पड़ेंगी। लेकिन जब हम यूँ बोलते हैं कि एलर्जी, जैसे वो मेडिकल स्टोर से दवाइयाँ लेते हैं, स्टीरॉयड देते हैं उनको, स्टीरॉयड ओरल टेबलेट देते हैं, वो गंभीर समस्या पैदा कर देता है कई बार। अच्छा। तो हम जो दवाएं देते हैं वो इतनी कम मात्रा में होती हैं कि दूसरे सिस्टम पर तो इफेक्ट वो बिल्कुल ना के बराबर डालती हैं, उनके साइड इफेक्ट नहीं होते। तो वो जब तक उसको एक्सपोजर रहेगा तो हम उसको वो दवाइयाँ लेते रहने की और समय समय पर उसको डॉक्टर की सलाह के लिए कहते हैं। लेकिन जैसा आपने पूछा कि कुछ पेशेंट्स के अंदर गंभीर समस्या एकदम से, जैसे मधुमक्खी ने काटा, उसका एकदम से उसको
शरीर नीला पड़ने लग गया, एकदम से उसके शरीर पे खुजली हुई, स्वेलिंग हुई, श्वास में दिक्कत आने लगी, तो वो एक क्रिटिकल मेडिकल इमरजेंसी होती है। उस कंडीशन में तुरंत नज़दीकी अस्पताल में ले जाके हमें इलाज करवाना चाहिए। उसके लिए एड्रेनलिन का इंजेक्शन जो हमारी त्वचा के नीचे दिया जाता है वो लगवाना चाहिए। उसके लिए आईसीयू केयर की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम इलाज को समय पर नहीं लेते हैं तो वो कई बार मौत का सबब बन जाती है। तो ऐसे में जैसे मान लीजिए किसी को मधुमक्खी ने पहली बार काटा है और उसके जो शरीर है उसमें एलर्जी थी मधुमक्खी के प्रति, तो फिर वो क्या करे? जिसको पता है कि मुझे एलर्जी है उस चीज़ से, तो उस पेशेंट को हम पहले से ही कुछ टेबलेट प्रिस्क्राइब करते हैं। वो अपने पर्स के अंदर, अपनी पॉकेट के अंदर हमेशा 24 घंटे वो टेबलेट अपने लिए साथ लेकर चलते हैं। तो हम बोलते हैं अगर आपको ऐसा हुआ, चाहे सिम्टम आए, आपको दिक्कत हो या ना हो, आप तुरंत वो टेबलेट निकाल के ले लें। और इतना फिर उस टेबलेट लेने के बाद में उसका असर आने लगता है और अस्पताल पहुंचने का उसको टाइम मिल जाता है। मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। आपको क्या फ्यूचर लगता है कि किस प्रकार हम इस बीमारी पर विजय पा पाएंगे जिस प्रकार की इस समय रिसर्च चल रही है? बिल्कुल सर, मेडिकल ने विगत 20 से 30 सालों में इतनी प्रगति की है कि ये प्रगति सिर्फ सर्जिकल या मेडिकल या किसी और चीज़ तक सीमित नहीं रह गई। एलर्जी जो कि लाइलाज बीमारी मानी जाती है, उसके लिए हम एक इम्यूनोथेरेपी होती है जिसको वैक्सीन या टीका या इम्यूनोथेरेपी कहते हैं, वो एलर्जन स्पेसिफिक होती है। किसी पर्सन को जैसे डस्ट माइट से एलर्जी है तो हम उस डस्ट के लिए उसका वैक्सीन बनाते हैं, लेकिन ये एक लंबा प्रोसीजर है। उसके लिए भी एक शेड्यूल होता है कि उसके लिए हमने एलर्जी टेस्ट किया, उसको रिकन्फर्म करते हैं, उसकी हिस्ट्री से कोरिलेट करते हैं, बार बार विजिट करवाते हैं उसकी 3-4 बार 5 बार। उसके बाद में जब कन्फर्म हो गया कि ये 3 चीज़ें, कि जैसे पोलन है, पार्थेनियम है, या गाजर घास है, कुछ और है, या नीम के पोलन्स हैं, ये एलर्जी करते हैं, एक फंगस आ गई और डस्ट माइट आ गया, या कॉकरोच की डस्ट आ गई, तो हम उसके लिए उसका वैक्सीन बनवाते हैं और उस वैक्सीन को हम उसको प्रिस्क्राइब करते हैं। पहले ट्रीटमेंट देते हैं, उसके बाद में उसकी मेंटेनेंस डोज चलती है, उसका एक शेड्यूल अपना है। उसके कारण से उस पेशेंट को बहुत बार तो जो दवाइयों की हम पहले बोलते थे कि इनको आप ऐसे ले 2 से 3 महीने फिर हम डोज कम करेंगे, तो कई बार वो दवाइयाँ बिल्कुल बंद हो जाती हैं और एक टीका महीने में लगवाना पड़ता है। लेकिन इसके लिए जल्दबाजी, डॉक्टर को भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, उसको भी संयम से लंबा टाइम देकर पेशेंट को हिस्ट्री, उसके बाद में एलर्जी टेस्ट, उसके बाद में उसी जिनसे एलर्जी आई उसके बारे में रिपीट टेस्ट करके उसको कंफर्म करना, उसके बाद में उसको हिस्ट्री से कोरिलेट कर और वैक्सीन के लिए ऑर्डर करना। और वैक्सीन का एक जो कारगर जो शेड्यूल होता है वो पेशेंट को बना कर देना, उसको उसके बारे में साइड इफेक्ट या उसका शेड्यूल है, कैसे इंजेक्शन लगवाना है, उसको बीच में नहीं छोड़ना, ये सब उसको अच्छे से बताना होता है। इसके साथ में जैसे एलर्जन अवॉइडेंस, ये सबसे कारगर, जो मैं अभी भी बता रहा हूँ कि इन सबसे बेटर है कि अवॉइडेंस। डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन की बात की आपने, उसमें के बारे में भी एक बात कही जाती है कि वैक्सीनेशन जो बच्चों में किया जाता है वो वैक्सीनेशन उन रोगों के प्रति तो वैक्सीनेशन हो जाता है जिनके लिए किया जा रहा है, परंतु वो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बच्चे की को कम कर देता है और वो बाद में जाके एलर्जी का कारण बनता है। क्या ये सही है? नहीं सर, ये बिल्कुल एक भ्रांति है। जैसे हम आजकल बहुत बड़ा कैंपेन है पोलियो के अगेंस्ट, तो पोलियो को हम हमारे देश में लगभग मिटाने में सफल हो गए। क्यों? सिर्फ और सिर्फ पोलियो के वैक्सीन की वजह से। उससे उसकी इम्यूनिटी कमजोर नहीं होती, लेकिन उन वायरस से लड़ने की क्षमता हमारे शरीर में पहले से आ जाती है। अगर वो वायरस घातक नहीं बनेगा हमारे शरीर में तो वो बीमारी पैदा ही नहीं कर पाएगा। इसलिए ये भ्रांति है कि वैक्सीन हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को कमजोर करते हैं, नहीं, बल्कि ये है वैक्सीन हमारे शरीर को मजबूत बनाते हैं। उन विशेष रोगों के लिए जैसे टिटनस का टीका लगवाते हैं, वो हर 5 से 10 साल में या प्रेग्नेंट लेडी को एडवाइज किया जाता है कि आपको लगवाना है। ये उनसे लड़ने की क्षमता पैदा करते हैं, ये किसी रोग विशेष के लिए लड़ने की क्षमता को बढ़ा देते हैं। तो वैक्सीन हमारे शरीर के लिए बहुत ही उपयोगी है। वैसे ही एलर्जी का वैक्सीन भी किसी स्पेसिफिक एलर्जी को खत्म करने के लिए बहुत ही अच्छा उपाय, जो मेडिकल साइंस ने हमें इस
पायदान तक पहुंचा है कि हम उस एलर्जी को कंट्रोल कर कर खत्म करने की स्टेज पर आ गए हैं। तो ये थी हमारी आज की परिचर्चा जो कि एलर्जी पर आधारित थी। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे